Hello guys, we are starting class 10th science. We are starting our first chapter with chemical reaction and equation. For that, we will revise some chemical formulas. Let's start. Uh, let's revise it. Water का chemical formula, it's H2O. Carbon dioxide, CO2. Carbon monoxide, it's CO. Hydrochloric acid, it's HCl. Sulfuric acid, it's H2SO4. Nitric acid, it's HNO3. Carbonic acid, it's H2CO3. Phosphoric acid, it's H3PO4. Barium iodide, it's BaI2. Potassium iodide, it's Ki. Sodium chloride, it's NaCl. Sodium oxide, it's Na2O. It's Na2CO3. Sodium sulfate, it's Na2SO4. Sodium bromide, NaBr. Sodium sulfide, Na2S. Potassium oxide, it's K2O. K2O. Potassium chloride, it's KCl. Potassium nitrate, K2NO3. Potassium sulfate, K2SO4. Potassium carbonate, K2CO3. Ammonium nitrate, it's NH4 whole twice NO3. Ammonium sulfate, NH4 whole twice SO4. Ammonium chloride, NH4Cl. Magnesium chloride, MgCl2. Magnesium oxide, MgO. Magnesium sulfate, MgSO4. Aluminium chloride, AlCl3. Aluminium oxide, Al2O3. आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के दो फॉर्मूले होते हैं. एक होता है Fe3O4 और एक होता है FeO, क्योंकि आयरन की दो वैलेंसीज होती है इस कारण से. आयरन क्लोराइड के भी दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि आयरन की दो वैलेंसी होती है, यही सेम रीज़न के कारण. ये होते हैं FeCl2 और दूसरा होता है FeCl3. ग्लूकोज,
It's C6H12O6. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है उसका फॉर्मूला, और हम इसे स्लेक लाइम कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में बहुत चैप्टर्स में यूज़ होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं CaO, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल कहते हैं हम इसे, CaCO3। वहाँ पे फॉर्मूले के नाम से नहीं आएगा, ये मार्बल, क्विक लाइम और स्लेक लाइम के नाम से आएगा आगे। मीथेन, इट्स CH4। आयरन सल्फेट, FeSO4। लेड नाइट्रेट, PbNO3 whole twice। lead oxide, it's PbO। silver chloride, AgCl। silver bromide, it's AgBr। copper sulfate, CuSO4। copper chloride, CuCl2। zinc sulfate, ZnSO4। barium chloride, BaCl2। barium sulfate, BaSO4। hydrogen sulfate, H2S। ammonia, it's NH3। acetic acid or ethanoic acid, it's CH3COOH, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं विनेगर। ये बहुत आपके काम आएगा, ये जो नेम्स हैं इस नेम से आपको याद होने चाहिए केमिकल फॉर्मूले। इथेनॉल या फिर अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल, इट्स C2H5OH। इथाइल एसीटेट, इट्स CH3COOC2H5। इथीन, C2H6। सोडियम एसीटेट, इट्स CH3COONA। चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उससे पहले आपको जितने भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं वो आपको ऑन टिप याद होने चाहिए, वो आपको इस चैप्टर और फर्दर सारे चैप्टर्स जो साइंस के हैं उसमें यूज़ होंगे। सो इसे साथ साथ याद कर लीजिएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग इट्स केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक गलती है वो ठीक कर लीजिएगा। इट्स केमिकल इक्वेशन। या तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हम कुछ भी रिएक्ट करवाते हैं, दो रिएक्टेंट्स को एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम सिंबॉलिकली जब हम लिखते हैं अपने पेपर पे उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन होती हैं जो डिटरमाइन करती है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, जो कि क्या होती है, चेंज इन स्टेट। जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, चाहे सॉलिड टू लिक्विड, चाहे लिक्विड टू गैस, चाहे कुछ भी, या फिर उसका कलर चेंज हो जाना, या फिर किसी गैस का इवॉल्व होना, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाना, या फिर किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे एक सारे एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के वो सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट।
तो क्या कहते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। ये दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा होता है टेबल मेथड। फर्स्टली हम ट्राई करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन चाहिए जिसे हम बैलेंस करेंगे दोनों मेथड से। जब तक आपको पेपर में ये ना आए कि आपको कौन से मेथड से करना है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर उसने कह दिया कि आपको इस मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। पहले केमिकल रिएक्शन लिख लें। इट्स Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। गाइस मेरी स्क्रीन पे जगह कम है तो आप पूरा खुला खुला लिखिएगा। अब हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले इसको करना है, फिर हम टेबल मेथड से करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि गाइस मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने 3 लाइन में ये रिएक्शन लिखी है, लेकिन आपको एक ही लाइन में करके इसे करना है, आप ऐसे 3 लाइन में नहीं कर सकते। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब हमें इसे बैलेंस करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो हम पहले देखेंगे एक एक एलिमेंट दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए Fe, देखो इधर भी Fe, इधर एक है Fe और इधर 3 है, ये देखिए 3, तो हम इसे यहाँ 3 लिख देंगे, ये होगा 3 Fe। अब इधर देखिए हमारा H है, 2H है और यहाँ पे भी 2H है, तो यानी कि ये तो इक्वल है। O की बात करें, O हमारे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 4 कर दिया तो हमारा H भी बढ़ गया, ये मल्टीप्लाई होता है। हमारा जो आगे हम नंबर लिखते हैं और हमारा जो मॉलिक्यूल का नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, यानी 4 2 जा 8, यानी कि ये 8H है। 8H का मतलब होगा ये तो 2H है, यानी हमें यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4H2। तो हमारी देखते हैं इक्वेशन बैलेंस हुई, 3 Fe, 8H एंड दिस O 4O। मेथड से बैलेंस हो चुकी है। हम अब इसी इक्वेशन को टेबल मेथड से करने की कोशिश करेंगे, राइट। टेबल मेथड, उसके लिए हमें पहले एक टेबल की फॉर्मेशन करेगी। तो हम अपना टेबल बनाते हैं। यहाँ होगा हमारा एलिमेंट, यहाँ होगा लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ होगी राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन थी Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो हमारे एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है हमारे, एक Fe, एक H, एक O। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, देखिए F के एक ही है, H के 2 एटम्स हैं और O के 1 एटम है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 3 Fe के एटम है और H के एटम है हमारे 2 और हमारे O के एटम है 4। तो हम इसे बैलेंस करना है। अब पहले हम Fe की बात करते हैं, 1 और 3। तो अगर हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये इक्वल हो जाएगा, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ लेफ़्ट हैंड साइड में Fe के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद
उसके बाद हम H को बैलेंस करते हैं, वो तो बैलेंस ही है ऑलरेडी, राइट, बैलेंस्ड है वो। O की बात करें, O के लिए हमें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में हम 4 लिख देते हैं। यहाँ आ गया हमारा 4। तो लेकिन अब देखें कि हमने यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन ये अभी भी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि O हमारा अब 4 हो गया। O नहीं, H हमारा अब 8 हो गया। देखिए 4 और ये 2, 4 2 जा 8 हो गया, राइट। तो 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 4, और यहाँ पे भी इंटू 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा तो हमें यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करके 8 लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 4। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस। दोनों मेथड से। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तो वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसका हम एग्जांपल देखें तो इट्स C plus O2 gives CO2। इसमें 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसके एग्जांपल देखते हैं, H2 plus O2 give H2O, और H2 plus O2 give 2H2O। हम जब भी एग्ज़ाम्पल लिखेंगे किसी भी रिएक्शन का, तो वो बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने इसे यहाँ पे बैलेंस की है, ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखी गई है इधर। और एक और रिएक्शन लेते हैं, CaO प्लस H2O give CaOH2। Composition reaction. In this reaction, a single reactant break down to give 2 or more product। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिवर्स होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में। ये 3 टाइप की होती है। पहला टाइप होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल होगा इट्स FeSO4। ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम हीट देंगे तो वो बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में हो रही है। अब बात करें क्या कहते हैं उस रिएक्शन के दूसरे और टाइप्स की, जो कि हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो ये है
AgCl, 1 second, wait, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में हमें देता है Ag+Cl2। अब हमारी तीसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। ये होती है H2O, जिसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में, आगे फर्दर चैप्टर्स में, जो हमें देते हैं H2 + O2। अब इसमें से जो तीनों मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी हैं, एग्जांपल फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, तीनों रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये आपको बैलेंस खुद करनी है और ये आपका होमवर्क है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसके आंसर बताएंगे। हमारे रिएक्शन की जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, more reactive matter displaces a less reactive matter। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा है Fe + CuSO4 के बीच रिएक्शन कराई, तो जो हमारा Fe है वो CO से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब इनकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, हमें मिला FeSO4 + Cu। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Fe जो थी वो ज़्यादा रिएक्टिव थी Cu से। और हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, Zn + CuSO4। इसमें क्या हुआ, ZnSO4 + Cu। क्यों? क्योंकि Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव थी। इसमें Zn ने CO को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह से CO को अलग कर दिया और SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना लिया और CO अलग हो गई, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव थी। लेकिन हम अगर इसके उल्टे की बात करें कि अगर हम बात करें कि अगर हम Cu + ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? क्या ये CuSO4 + Zn बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पता है कि Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन Cu तो कम रिएक्टिव है Zn से, तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो क्या होगा? नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा, जो हमारे आगे केमिस्ट्री के आगे फर्दर चैप्टर में है। लेकिन अगर हमें अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इट्स KNaCl Zn Fe PbH Cu Hg Ag Au। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। द मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम, लेस रिएक्टिव गोल्ड। ये आपको याद होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, और ये आपके आगे चैप्टर में भी काम आएगी और आगे आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए आप अभी याद कर लें। करते हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, इट्स Na2SO4 को हमने अगर रिएक्ट करवाया BaCl2 के साथ, तो क्या हुआ? ये बन गया, इसमें क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि SO4 जो आयन है और Cl ये एक्सचेंज हो जाएंगे।
Na के साथ रिएक्ट कर गया Cl, ये बन गया NaCl प्लस BaSO4, राइट। तो यानी कि एक्सचेंज हो जाते हैं आयन। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये भी रिएक्शन आपको वो करनी है, क्या कहते हैं, बैलेंस करनी है। रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है जिसका ये कॉम्बिनेशन है? ठीक है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने नहीं पढ़ा, अब हम वो पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना सा याद रखना है। एक ऑक्सीडेशन याद रख लो, रिडक्शन उसका बिल्कुल उल्टा है, कि जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। इट्स CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। प्लस H2O। अगर अब हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन को देखिए, इसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन है उसको जस्टिफाई करना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं, कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये देखिए ये H था, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये एडिशन हो गई ना दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो यानी कि ये हो गई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारी हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मेरा यहाँ पूरा नहीं आ रहा, आप लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन। तो अब ये ऑक्सीडेशन हो गई, तो रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडक्शन भी होगी। रिडक्शन क्या होती है? या तो हाइड्रोजन की एडिशन या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल। यहाँ से देखिए हमारी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ O2, तो हमारा ये क्या हो गया? रिडक्शन। ये लिख लीजिएगा पूरा। तो अब इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ। रिड्यूस्ड क्या हुआ? CuO। अब ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है इसमें? ऑक्सीडेशन एजेंट होता है क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ होता है, जो कि हो गया CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा H2। ये इसका रिवर्स होता है, यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस आप देख लिए, वो उसका अपोजिट होगा। रिड्यूस जो सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडेशन एजेंट होगा और दूसरा होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। लेके देखते हैं, ये हो गया हमारा ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। अगर हम अब इसमें देखें तो पहले देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हो रही है, ये देखें ये C से CO, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन
ऑफ O2, यानी कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आप ये पूरा लिख लीजिएगा। और ZnO से Zn क्या हुआ, रिमूवल ऑफ O, रिमूवल ऑफ O2, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन हमारा। सब्सटेंस रिड्यूस, ZnO, रिड्यूस कौन सा हुआ, जहाँ से रिडक्शन हुआ वो Zn। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है, ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, चलिए। तो ये हो गया हमारा, एक और एग्जांपल लेते हैं, MnC, it's MnO2 plus HCl give MnCl2 plus H2O plus Cl2। चलिए, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ये बात कर ली। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज पे यहाँ पे आएगा एक्सचेंज। तो पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मीन्स निकलना, बाहर की साइड, यानी कि हीट का निकलना। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, C plus O2 gives CO2 प्लस हीट। अब हमें कैसे पता कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? आपने अभी तो बता दिया कि ये वाली रिएक्शन में हीट निकल रही है। हमें क्या पता, वो लिख के थोड़ा ना देता है, वो तो हमने अभी लिख दिया। पहले हमने थोड़ा ना लिखा था जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल गई थी। तो जो हमारी हमें वो पूछेगा क्वेश्चन में कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो हमें कैसे पता लगेगा? जो हमारी सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट होती है, जिसमें हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो हम इसका एक एग्जांपल ले, CaCO3 gives CaO plus CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये हमने पहले भी पढ़ी थी। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा एंडोथर्मिक कौन सी है? एक्सोथर्मिक तो बता दी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कोई भी एनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई भी जो होगी वो सारी एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि उसमें हीट यूज़ हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज़ क्या है एवरीडे लाइफ में? अब क्या कहते हैं, सबसे पहले तो कोरोजन। अब कोरोजन का नाम तो हम सब ने सुना होगा,
राइट। तो कॉरोजन होता क्या है? When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, or this process is known as corrosion. जब कोई भी मेटल अटैक करता है उसके अराउंड सब्सटेंसेस, जैसे मॉइस्चर अटैक करा, एसिड या फिर कोई और चीज़, तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कि ये कोरोड हो चुका है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन, राइट। तो क्या कहते हैं, आगे करें। कोरोजन का एग्जांपल होता है कि सिल्वर पे जो हमारा सिल्वर होता है, हम कोई भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। क्यों? क्योंकि वो कोरोजन हो जाता है, उस पर वो कोरोड हो जाता है सिल्वर, उस पर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, क्या कहते हैं, ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे। किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। अब जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर होता है, वो ग्रीन कोटिंग आ जाती है उस पर, ऐसे ही जैसे सिल्वर पे आती है, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है, जिसके कारण वो ग्रीन हो जाता है। ये कोरोजन के एग्जांपल हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये पेपर में वो पूछता है इसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये बोर्ड के पेपर में भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। यूज होते हैं, एक तो हमने कोरोजन पढ़ लिया, दूसरा होता है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? आयरन बैटल जो हमारा होता है, आयरन पे हम क्या कहते हैं, कहते थे ना हम, रस्टिंग हो जाती है। जो कोरोजन तो हमें पता लग गया क्या होता है, ठीक है, कि ये कोटिंग जम जाती है किसी चीज़ की, जिससे कलर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन रस्टिंग कोरोजन से डिफरेंट कैसे है? जो सिर्फ आयरन मेटल पे हो कोरोजन, उससे हम रस्टिंग कह देते हैं, जो कि वाटर और एयर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब आयरन पे रस्टिंग होती है ये तो पता है हमें, लेकिन इसका वो एक एग्जांपल देख लें हम, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की उसमें। तो ये क्या होता है? Fe प्लस H2O, हमें नहीं पता कितने H2O, प्लस O2 गिव क्या देता है हमें? Fe2O3 डॉट, 1 सेकेंड, क्या देता है ये हमें? देता है Fe2O3 डॉट X2O। ये पूरा एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसकी। अब ये होता है हमारा एग्जाम्पल रस्टिंग का, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन की टर्म्स में। तीसरे यूज़ की ऑक्सीडेशन की हमारी एवरीडे लाइफ में, जो कि है रेंसिडिटी। जब फैट्स एंड ऑयल रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक बैड, हमारा जो क्या कहते हैं, हम एग्ज़ाम्पल लें, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, हम कुछ भी तला हुआ जैसे मट्ठी या कुछ भी लाते हैं, खाने का सामान जिसमें ऑयल्स या फैट्स होते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद उसमें से अगर हम ना खाएं तो स्मेल आने लगती है, टेस्ट उसका ख़राब सा हो जाता है, तो हम उसे फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली? होता क्या है कि जो हमारे उसके अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी एयर में मौजूद है, मॉइस्चर में मौजूद है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो वो रैंसिड हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? रैंसिड हो जाते हैं। वो हमारे रैंसिड हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बैड स्मेल और टेस्ट आते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रैंसिडिटी। सामान घर का ख़राब हो जाएगा, राइट।
तो उसको ये क्योंकि फैट्स एंड ऑल सब में होते हैं, हम जो लेस खाते हैं उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, हम कोई खाना रखते हैं उसमें होते हैं। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो रेंसिडिटी अगर हम गलती से वो खा लें तो वो खाने से हमें बीमारी भी हो सकती है, राइट? हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA एंड BHT। BHT और BHA एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर हम वो उसमें ऐड कर दें तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। या फिर चिप्स जो हम खाते हैं, कभी सोचा जो चिप्स खाते हैं वो फूला होता है पैकेट, वो ऐसे वो नहीं होता, फूले होते हैं सारे पैकेट। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। अगर नाइट्रोजन गैस ना भरी हो तो वो कुछ टाइम में सारे ख़राब हो जाएंगे, इससे H2 गैस रिएक्ट करके वो क्या कहते हैं, सारे रैंसिड हो जाएंगे, फूड ख़राब हो जाएंगे, बैड टेस्ट, बैड स्मेल। तो हमें जब भी हम चिप्स का पैकेट लेते हैं तो फूला हुआ लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो उसमें से हो सकता है कि वो रैंसिड हो गए हों, हमें क्या पता नहीं हुए। या क्या कहते हैं, हमारा तीसरा मेजर है कि हमें फूड एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जहाँ पे O2 हो ही ना और वो रिएक्ट करके ख़राब ना हो। या फिर सनलाइट से अवे रखना चाहिए, सनलाइट में बहुत जल्दी रैंसिडिटी होती है, तो सनलाइट से दूर रखना चाहिए। होता है वो भी तो रैंसिड हो सकता है, उसको कैसे हम बचाएं? हम उसे बचाते हैं रेफ्रिजरेटर में रख कर। हम कहते हैं ना खाना फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होगा। तो रेफ्रिजरेटर में रैंसिडिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, तो रैंसिडिटी से प्रिवेंट हुआ जा सकता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। अब मैं क्लास 10th का साइंस जो है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ, लेकिन आपके मिड टर्म आने वाले होंगे। तो अगर आपके कोई चैप्टर्स हैं जो मिड टर्म में आ रहे हैं बीच में से, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर पहले वीडियो बना दूँगी। अब आप बात करें, बहुत कम टाइम बचा है आपके मिड टर्म में, अगर आप मेरे नोट्स लिखने बैठेंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये तो फ़ोन में ही रहेंगे ना, तो आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो लिख लें, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप फ़ोन में ही रहने दीजिए और जब चाहें उसे यहाँ से पढ़ लें और साथ साथ इसे लर्न करते रहें, लर्न इट। क्योंकि ये कर लें, मेरे नोट्स जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, नोट्स, NCERT के बैक क्वेश्चंस, और मैं आपको इस चैप्टर और हर एक चैप्टर जो मैं करवाऊँगी उसका एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी। तो आप वो असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए। इसके अलावा आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, नोट्स मेरे आपको याद होनी चाहिए ऑन टेप। NCERT के बैक क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और असाइनमेंट, इससे आपके मिड टर्म और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दोनों में अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ। Subscribe and share my video, and doubt, please write it in comment section, I will surely reply to it. And if you want any video on any subject, any topic, you want me to make video, please tell me in comment section, I will surely do it.